तो साल भर से भी अधिक समय तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे किसान आज से घर वापसी करेंगे। कृषि कानूनों की वापसी और दूसरी मांगों पर विचार के आश्वासन के बाद किसान अपने अपने घर लौट जाएंगे। मगर घर वापसी से पहले किसान अपने आंदोलन की जीत को लेकर विजय यात्रा निकाल रहे हैं। खुल जाएगा गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर से लौट जाएंगे किसान। दिल्ली से किसानों की वापसी, विजय यात्रा के साथ लौटेंगे किसान। एक साल से भी अधिक समय तक चला किसान आंदोलन आज एक अहम परिणति पर पहुंचेगा। किसान संगठनों ने आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया है। लिहाजा कृषि कानूनों की वापसी समेत अपने कई मांगों को लेकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डेरा डाले किसान आज अपने घर लौट जाएंगे। मगर उससे पहले वो अपने आंदोलन की जीत का जश्न मनाएंगे। एक साल से ज्यादा सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने अपना डेरा जमाया हुआ है और अब इस अंत की शुरुआत हुई है नाच गाने से। यहाँ पीछे लोग गा रहे, नाच रहे हैं, यहाँ पे झूम रहे हैं, गाने बजाए जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि जो वो करने आए थे, जो मुकाम हासिल करने आए थे, वो हासिल कर चुके हैं। घर लौटने से पहले किसान विजय यात्रा निकालेंगे। साल भर से अधिक समय तक चले अपने आंदोलन के दौरान टेंटों में रहकर उन्होंने बेहद मुश्किल मौसम का सामना किया। कोरोना की सबसे भीषण तबाही के दौरान भी वो हाईवे पर बने इन्हीं टेंटों में जमे रहे। मगर अपने इस संघर्ष में किसानों को स्थानीय लोगों की भी मदद मिली। लिहाजा किसान संगठनों ने ये तय किया है कि वो उन स्थानीय लोगों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान उनकी मदद की। किसान आंदोलन की कमान संयुक्त किसान मोर्चा संभाल रहा था। तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद सरकार ने जब उनकी सभी मांगों पर विचार करने का लिखित भरोसा दिया तो गुरुवार को उसने आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया। किसान नेता राकेश टिकैत के मुताबिक आज से गाजीपुर बॉर्डर की एक सड़क खोल दी जाएगी। वहीं 15-16 दिसंबर तक गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह खोल दिया जाएगा। और 11 तारीख से जो बॉर्डर है हमारे हैं वे खाली होने शुरू हो जाएंगे 11 तारीख से, और उनको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। आज से भी बहुत लोग उसकी पैकिंग शुरू कर दी है। इसी तरह सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों ने अपने टेंट हटाने और सामानों को समेटने का काम पहले ही शुरू कर दिया था। आज से वो पंजाब और हरियाणा की ओर लौटना शुरू कर देंगे। राम किंकर सिंह और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। और हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से सुशांत जुड़ रहे हैं और मिलन जुड़ रही हैं सिंघू बॉर्डर से। सबसे पहले सुशांत, तस्वीरें दिखाइए, जश्न की तस्वीरें। देखिए श्रोता, ये पहला जत्था है जो कि अब गाजीपुर बॉर्डर से बिजनौर के लिए रवाना हो रहा है। राकेश टिकैत यहाँ पर खुद मौजूद हैं, आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। हालांकि वो इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और इस जत्थे की रवानगी जो है वो यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर नारेबाजी और जश्न और खुशियाँ जो है वो साफ तौर पर किसानों के चेहरे पर झलकती हुई नजर आ रही हैं। लगभग 1 साल और आज घर वापसी। देखो, 1 साल किसानों के आंदोलन में हुआ और बहुत से अनुभव यहाँ किसानों ने सीखे और धन्यवाद करेंगे मीडिया का भी कि संघर्षों को इस दुनिया को दिखाया कि किसान किस तरह से संघर्ष कर रहा। अगर आप लोगों ना दिखाते तो पता नहीं चलता कि किसान कैसे यहाँ बैठा है। सारे मौसमों में हर मौसम तब्दील लेते रहे, सर्दी, गर्मी, बरसात। वो अभी नहीं, उसमें जब टाइम आएगा तो उसमें करेंगे। फिर अभी नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी वापसी होगी, कुछ वापसी होगा। हाँ, अपने घरों पर जाने दो। जश्न और विदाई समारोह को लेकर अरे जश्न, आज एक जत्था आज आप बिजनौर भेज रहे हैं, आज से ये माना जाए। हाँ, तो जाना शुरू हो गए लोग। पहला जत्था कहाँ जाएगा राकेश जी? नहीं, जो जहाँ के लोग हैं अपना जाओ। लेकिन एक बात आपने कही थी कि तमाम जो किसान हैं वो अपने गांव नहीं पहुंच जाएंगे तब तक आप मुजफ्फरपुर में। हाँ, हम तो 15 तारीख में जाएंगे यहाँ। 15 तारीख में जाएंगे क्योंकि आज सिंघू से, टिकरी से, यहाँ से जाना शुरू हो गए लोग जी। और हम कल चंडीगढ़ जाएंगे, फिर अमृतसर जाएंगे 13 तारीख में। 14 तारीख में जो अलग अलग धरने हरियाणा में चल रहे उन पंचायतों में शामिल होंगे, उनको सबको समापन करवाते हुए फिर वापसी आएंगे। 14 तारीख में फिर यहीं आकर रुकेंगे और जब तक उम्मीद है कि बहुत धरने, क्योंकि हजारों धरने देश में हैं, तो सबको घर वापसी भेजने का काम कर रहे हैं। आप इंडिया न्यूज पे लाइव हैं, समय ये बता दीजिए आज का प्लान क्या रहने वाला है? आज तो पूरा यहीं लोग रहेंगे जी, आज यहीं पे लोग हैं जी। और
लोग जा रहे हैं, धीरे धीरे उनको सबको निकालने का काम शुरू हो रहा है। जी, आपने कल कहा था कि आज पैकिंग होगी, तो मंच हटाने का भी आज कार्य जो है शुरू आज कल रात से या कल सुबह से। जी, और क्या आगे का क्या प्लान है? ऊपर का भी रास्ता खुलेगा? ऊपर का आज तो नहीं, ऊपर का रास्ता कल उम्मीद है कि कल 12-1 बजे तक एक रास्ता खुल जाएगा। तो ये राहत है। तो राकेश टिकैत को हम सुन रहे थे और ये देखिए जश्न की तस्वीरें आ रही है लगातार। जो किसान है पिछले 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया था आंदोलनरत थे, हर मौसम में इन्हीं बॉर्डर एरियाज में वो जमे रहे। मिलन के पास चलते हैं। मिलन, सिंघू बॉर्डर से क्या तस्वीरें आप दिखा सकती है, क्योंकि कल ही से हम वहां देख रहे थे टेंट वगैरह खुलने शुरू हो गए थे। पहला जत्था वहां से कब रवाना हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सिंघू बॉर्डर पर भी अब लोग जीत का जश्न मना रहे हैं, साथ ही साथ सामान भी बांधा जा रहा है। मैं जिया से कहूंगी दिखाया जाए कि जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की सेवा लंगर का आयोजन किया गया था वो अब धीरे धीरे डिसमेंटल करके ट्रक्स में रखा जा रहा है। यहाँ देखिए इतने सारे जो पंखे हैं ये लगाए गए थे, क्योंकि मैं याद दिला दूं चाहे गर्मी थी, धूप थी, किसान यहाँ पर डटे रहे, कूलर्स थे, और ये सारा सामान उतारने में ही कम से कम 1 से 2 दिन और लग जाएगा श्वेता। और पीछे आप सुन सकती होंगी कि जोर से डीजे के बजने की आवाजें भी आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि जश्न तो मनाया जा रहा है, खुशी है जीत का, लेकिन जो किसानों से हम बात करते हैं यहाँ पर वो कहते हैं कि बिछड़ने का गम भी है। जिन लोगों के साथ, जिन आंदोलनकारियों के साथ इन्होंने लगभग 1 साल यहाँ पर बिताया और उसके बाद अब ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो देखकर ऐसा भी लग रहा है कि जो किसानों को खोया है उनका गम भी है, जश्न भी है। और देखिए हम जैसे बात ही कर रहे हैं, धीरे धीरे सामान यहाँ से डालकर ट्रकों में ले जाया जाएगा। तकरीबन 10 बजे तक केएमपी पर यानी कि कुंडली मानेसर पलवल टोल तक ये सारे जो ट्रैक्टर ट्रॉले हैं वो भर के वहां तक जाएंगे और फिर वहां से पंजाब और हरियाणा की तरफ रुख करेंगे, ऐसा हमें बताया गया है। लेकिन देखिए जाहिर सी बात है कि इतना सारा सामान जो आया था सिंघू बॉर्डर पर, किलोमीटर तक सिंघू बॉर्डर भरा रहा, तो इतने सारे सामान को ले जाने में भी अब भी थोड़ी देर लग सकती है श्वेता। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, देखिए, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का वक्त और ऐसे में सभी सामान को ले जाना, क्योंकि देखिए हर मौसम को झेला है इन किसानों ने, ऐसे में सामान भी बहुत ज्यादा हो गया था। सर्दियों के लिए रजाइयां, तमाम गर्म कपड़े, और 1 साल में जो कुछ भी इन लोगों पर बीता, जो ये अपनी बात बताते रहे हैं, लेकिन आज तस्वीर कुछ और है। आज खुशी का माहौल है, सभी खुशी मना रहे हैं, भंगड़ा पा रहे हैं, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो। गाजीपुर बॉर्डर भी एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे। सुशांत हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सुशांत, राकेश टिकैत जिस तरह से कह रहे हैं कि वो 15 तारीख से पहले यहां से नहीं हटने वाले हैं, लेकिन वहां पर किस तरह से अब किसान जो है वो आगे अपने अपने घरों को लौटेंगे, जरा बताइए। फेज वाइज जाएंगे, पहला जत्था जो जाएगा उसमें कितने किसान होंगे, क्या कुछ जानकारी? देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा श्वेता, ये पहला जत्था है जिसमें तकरीबन 15 के आसपास 12 से 15 किसान हैं जो कि बिजनौर की ओर रवाना जो है वो होते हुए आपको नजर आएंगे, और चेहरे पर अच्छी खासी खुशी, नारेबाजी और लगातार जो घर जाने की खुशी जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर किसानों की यहाँ पर झलकती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर कहना है कि पिछले 1 साल से वो यहाँ पर डटे हुए थे, धूप हो, बारिश हो, आंधी हो और तूफानों के अंदर उन्होंने अपना संघर्ष जो है वो लड़ा, और आज घर वापसी जो है वो की जाएगी। पहला जत्था रवानगी हो रही है। हालांकि राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर है, उसका एक फेज जहां पर टेंट जो है वो लगा रहता था, मंच लगा रहता था, उसको यहां से जो है वो हटाने की कोशिश आज पूरी तरीके से किसानों की तरफ से रहेगी, ताकि एक रोड जो है वो नेशनल हाईवे का जो है वो खोला जा सके। और इसके साथ साथ जहां पर जो लोग दिल्ली से गाजीपुर और गाजीपुर से अगर कहा जाए मुरादाबाद और इसके अलावा नोएडा से जो लोग NH-24 का इस्तेमाल करते थे, उनको सहूलियत मिलने की कोशिश जो है वो यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। और आप देख सकते हैं ये पहला जत्था, लगातार जय जवान जय किसान के नारे यहाँ पर लगते हुए आपको नजर आएंगे। तमाम किसान हैं, एक अच्छी खासी खुशी आपके चेहरे पर आज साफ तौर पर झलकती हुई नजर आ रही है। हाँ जी बिल्कुल, आज खुशी का दिन है, हमारी काफी मांगे मानी गई हैं। हम सुशांत आएंगे और इन किसानों से भी। राकेश टिकैत से बात करते हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन का मोर्चा संभाले हुए थे। हमारा टिकैत जी से ये सवाल है कि क्या अब घर वापसी शुरू है, क्या जुलूस की भी तैयारी है, या फिर ये भी बताइए साथ ही साथ कि आप कब तक निकलेंगे?
नहीं, कोई जुलूस नहीं है। वो तो लोग जाएंगे यहाँ से, कुछ लोग गांव से आ रहे हैं, कुछ लोग जाएंगे, और हम तो 15 तारीख में जाएंगे यहाँ से, क्योंकि 15 तारीख तक बहुत यहाँ पे सामान है वो जाता रहेगा। अभी पहले चंडीगढ़ जा रहे हैं, वहाँ पे 12 तारीख में कैराना जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे, फिर 13 तारीख के अमृतसर के प्रोग्राम है, और फिर 14 में हरियाणा के प्रोग्राम है, जो टोल्लू पे प्रोग्राम लोग कर रहे हैं, तो वे भी सब खत्म करवा लग रहे हैं ना, सबको उठाने लग रहे हैं सबको। बिल्कुल। टिकैत साहब, आप बोल रहे हैं कि मोर्चा हर बॉर्डर से धीरे धीरे उठेगा, लेकिन यहाँ आप ज्यादा खुश नहीं लग रहे हैं। सिंघू वाले तो बहुत ही खुश हैं। आप पहले भी चाह रहे थे कि मोर्चा ना उठे जब तक एमएसपी पर कानून ना बने। क्या एमएसपी को लेकर भी अभी भी कोई डाउट है आपको? वो हमारी इंडिविजुअल वो थी, लेकिन जब समझौता होता है कोई चीजों पे, तो हम तो समझौते को मानने वाले लोग हैं। सरकार के और जो 5 लोग थे हमारा, उनके बीच में कोई समझौता हुआ, तो उस पर कमेटी पे उन्होंने सहमति जताई कि कमेटी बना लेते हैं, तो निर्णय है कमेटी वाला भी। बिल्कुल। ठीक है साहब, साथ ही ये भी आपकी जो दूसरी डिमांड थी वो ये थी कि जब तक लखीमपुर हादसे में गृह राज्य मंत्री टेनी उनको नहीं हटाया जाता है, तब तक एक भी किसान नहीं उठेगा। लेकिन ये बात तो सरकार ने आपकी मानी नहीं, वो अभी भी अपनी जगह पर बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनी हुई है, निगरानी में वो चला हुआ है, तो सरकार ने अभी ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में ये हैं, और बहुत से सवाल ये होते हैं कि उनका सरकार भी लिखित में कोई जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो लिखित में शायद ना दे सकती होगी। चलिए, वैसे देखा जाए तो आपकी सारी मांगे तो उस तरीके से जैसा आप चाह रहे थे वो नहीं मानी गई, लेकिन आप बोल रहे थे कि जब तक टेनी नहीं हटाए जाते, और आप ये भी बोल रहे थे कि एमएसपी को जब तक कानूनी जामा नहीं पहनाया जाता है तब तक आपका मोर्चा नहीं उठेगा। तो अब अगर बताइए, अब जो स्थिति है, अब यहां से राकेश टिकैत कहां जाएंगे? देखो, चुनाव तक, जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लगती, सरकारों से हम मीटिंग करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे। वहाँ की सरकार से गन्ने का एक बड़ा इशू है, एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही, वो एक बड़ा इशू है। बिजली के रेट पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, वो एक इशू है। उन इशू पे हमने 1 साल से उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत नहीं की। अब हम जाएंगे, अपनी बातचीत उत्तर प्रदेश सरकार से करेंगे। जो और समस्या है, वो चाहे आलू का किसान हो, बाजरे का हो, फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा उसका मामला हो, तो इन सब चीज़ों पे सरकार से बातचीत करेंगे हम उत्तर प्रदेश में। और हर स्टेट में, हरियाणा का मामला हो तो वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। जी, तो क्या राकेश टिकैत सिर्फ बातचीत करेंगे, या फिर चुनाव लड़ेंगे, या फिर नहीं लड़ेंगे? किसी पार्टी के लिए कैंपेन करेंगे या नहीं करेंगे? अगर प्रेस के लोग लड़ेंगे तो उनके लिए जरूर सोचेंगे, अब क्या एंकर को चुनाव लड़वाएंगे, और उनके लिए जरूर हम सोचेंगे, सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे। आप टिकट जरूर लो, और इसका बिल्कुल जो ये सेहत है ना, इसे जरूर लो। बहुत क्वेश्चन करे, 1 साल तक बहुत क्वेश्चन करे सबने। हमने पहले कह दिया कि हम ना चुनाव लड़ेंगे और ना किसी के लिए कैंपेन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो मुद्दे आधारित है उन्हीं पे ही बातचीत करेंगे हम सरकारों से। रुक करेंगे अब हम अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि मुंबई में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। आज और कल मुंबई में किसी भी तरह की रैली, मोर्चे और जुलूस पर पाबंदी रहेगी। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 नए मामले सामने आ गए हैं और देश भर में संक्रमितों की संख्या 32 हो गई है, और इसी के मद्देनजर मुंबई में आज और कल धारा 144 लगा दी गई है। ओमिक्रॉन का केस लगातार बढ़ता जा रहा है, और मुंबई में खास करके महाराष्ट्र में जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं, उसके बाद ये फैसला राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है। तो ओमिक्रॉन को लेकर लगातार लोगों में चिंता भी है, कई सवाल भी हैं, क्योंकि अभी तक इस वेरिएंट के बारे में पुख्ता तौर पर बहुत जानकारी नहीं मिली है। लेकिन मुंबई में एहतियातन राज्य सरकार ने आज और कल धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत किसी भी तरह की रैली, जुलूस, प्रदर्शन नहीं होगा, एक जगह पर लोग इकट्ठा नहीं होंगे। इन सभी चीजों पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 नए मामले सामने आए हैं।
अगर पूरे देश की बात करें तो संक्रमितों की संख्या अब 32 हो गई है। सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, आपके पास क्या कुछ जानकारी? जिस तरह से केसेस अब मुंबई में भी सामने आ रहे हैं, 7 नए मामले सामने आए हैं, सरकार की तरफ से और क्या स्टेप्स लिए जाएंगे आने वाले समय में? जी देखिए श्वेता, एक साथ 7 नए मामले पूरे महाराष्ट्र में आए हैं। पहले 10 मामले थे और इसमें से 3 जो मामले हैं मुंबई के हैं, 4 पुणे और पिंपरी चिंचवड के हैं। सबसे बड़ी बात नेहा, अगर जो मैं आपको श्वेता मैं आपको बता दूं कि जो एक मामला है वो मुंबई के सबसे बड़े, एशिया के सबसे बड़े जो स्लम है धारावी में पहला मामला आया है। तंजानिया से जो एक शख्स मुंबई आया था जो धारावी का रहने वाला है, उसको भी ये जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट्स का जो वायरस है कोविड-19 का, वो सामने आया है। इसलिए कोई भी जो है सारी सावधानी लेते हुए जो नियम लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मुंबई पुलिस ने धारा 144 लगा दी है मुंबई में। ये जो धाराएं है वो शनिवार और रविवार तक रहेगी। अब ये 2 दिन के लिए क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में जब हमने मुंबई पुलिस से श्वेता पूछा तो उनका साफ कहना है कि 2 चीजें हैं। एक तो AIMIM की आज बहुत ही बड़ी रैली होने वाली है, उसे तिरंगा रैली का नाम दिया जा रहा है, मुंबई के BKC में होने वाला है और BKC से धारावी सिर्फ 2 से 5 मिनट की दूरी पर है। ये रैली में असदुद्दीन ओवैसी भी आने वाले हैं और उसके लिए परमिशन पहले ही मुंबई पुलिस ने नहीं दी है, लेकिन फिर भी AIMIM का कहना है कि वो आज रैली करके रहेंगे। दूसरी अगर जो मैं बात बता दूं तो संजय राउत का जो बयान आया है बीजेपी के खिलाफ में, तो बीजेपी मुंबई में अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट करने वाली थी। तो ये 2 रीजंस के वजह से मुंबई पुलिस ने 2 दिन के लिए धारा 144 लगा दी है और इस नियम का उल्लंघन किया जाएगा तो 188 जो IPC की सेक्शन है उसके मुताबिक जो है FIR भी दर्ज की जा सकती है। लेकिन खतरा लगातार बना हुआ है श्वेता। सबसे बड़ी बात जो मैं दोबारा कह दूं कि 3 नए जो मामले ओमाइक्रॉन के मुंबई में आए हैं कल, उसमें से एक जो मामला है वो धारावी का है। इसलिए BMC ने खास तौर पर कई टीमें बनाई है जो धारावी में जाके रैपिड टेस्टिंग करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सौरभ। और महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के नए 7 केस मिले हैं, जिसमें एक 3.5 साल का बच्चा भी है। मुंबई में 3 केस आए हैं सामने, बाकी 4 केस पिंपरी चिंचवड के हैं। अब महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुछ मामलों की संख्या 17 हो गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 695 केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से पैर पसार रहा है। आज मुंबई में ओमिक्रॉन के 3 नए मामले और मिले हैं। पहले के 2 मामलों को मिलाकर अब मुंबई में कुल 5 केस हो गए हैं, जिनमें से एक मरीज नेगेटिव भी हो चुका है। आज जो मामले आए हैं उनकी बात करें तो तीनों मरीज पुरुष हैं। इनमें से एक तंजानिया से, एक UK से और एक साउथ अफ्रीका से लौटा है। फिलहाल तीनों मरीजों को BMC ने 7 हिल्स अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इनमें से एक मरीज धारावी का रहने वाला है। आज महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड में ओमिक्रॉन के 4 मरीज मिले हैं। ये लोग विदेश से नहीं लौटे हैं, बल्कि नाइजीरिया से आई NRI महिला के संपर्क में आकर संक्रमित हुए हैं। इनमें से एक मरीज 3.5 साल का बच्चा है और एक मरीज को हल्के लक्षण हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के 17 मरीज हो गए हैं। पुणे जिले में पहले ही 7 मरीज थे। आज जो मरीज मिले हैं उन्हें जोड़कर 11 मरीज हो गए हैं। महाराष्ट्र के पुणे में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मरीज हैं, पर राहत की बात ये भी है कि पुणे कुछ उन चुनिंदा शहरों में है जहां 100% आबादी को कोरोना की पहली वैक्सीन लग चुकी है। यहाँ 90% को दूसरी डोज भी लग चुकी है। बचे हुए लोगों को भी वैक्सीन लग जाए, इसके लिए प्रशासन ने यहाँ वैक्सीन की प्रक्रिया और तेज कर दी है। ओमिक्रॉन के संक्रमण के बाद से भी लोग थोड़ा जागरूक हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में वैक्सीन के लिए आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। ओमिक्रॉन का जो वायरस का जो डर लोगों के दिल में था, वो उसकी कुछ जरूरत नहीं है कि उसका इतना घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन ये एक ही इलाज है। मैं हर लोगों को एक आह्वान करना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन ये बहुत अच्छा है कोरोना के अगेंस्ट लड़ने के लिए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में BMC ने भी वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए अपनी कमर कस ली है। BMC वैक्सीन लगाने के लिए मुंबई के अलग अलग इलाकों में एक मोबाइल वैन लेकर जा रही है, ताकि वो लोग जो किसी वजह से वैक्सीन लगवाने नहीं जा पा रहे हैं वो आकर वैक्सीन लगवा लें। मुंबई से मुस्तफा शेख और पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।
और अब खबर कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज को लेकर चल रही बहस पर। जी आपको बता दें कि सरकार ने बूस्टर डोज को लेकर कोई भरोसा तो नहीं दिया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि एक्सपर्ट कमेटी इस पर विचार कर रही है। भारत में बूस्टर डोज पर उधेड़-बुन चल रही है, जबकि WHO ने कम से कम एक खास वर्ग के लिए बूस्टर डोज लगाने की सलाह दे दी है। कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी मिले या नहीं, अगर बूस्टर डोज को इजाजत दी भी जाए तो क्या उसके साथ शर्तें जुड़े? मसलन किस वैक्सीन की बूस्टर डोज लगे? बूस्टर डोज क्या सिर्फ बीमार और वृद्धों को ही लगे या सिर्फ मेडिकल और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही लगे? ये वो चंद सवाल हैं जिन पर भारत को फैसला जल्द से जल्द करना है। भारत में बूस्टर डोज पर फैसला सिर्फ मेडिकल नजरिए से ही करना होता तो शायद थोड़ी आसानी होती, क्योंकि भले ही एक और भारत की आधे से ज्यादा वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हो, लेकिन अभी भी एक बड़ी आबादी को वैक्सीन लगने की चुनौती बाकी है। टीकाकरण पर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप यानी NTAGI को बूस्टर डोज पर नीति तय करनी है, लेकिन NTAGI इस पर कोई सिफारिश करे उससे पहले सरकार पत्ते खोलना नहीं चाहती। रेगुलर मॉर्निंग 9:30 को एक्सपर्ट ग्रुप, देश में जो ख्यातनाम हमारे साइंटिस्ट लोग हैं, वो उसमें एक्सपर्ट लोग हर सुबह इस विषय पर डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं और दुनिया में क्या हो रहा है, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस ज़्यादा है वहां हॉस्पिटलाइजेशन कैसा है और जगह पे कैसा है, इंडिया में उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है, लेबोरेटरी में उसको ग्रो किया जा रहा है और उसके ऊपर इफेक्ट क्या हुई है वो चेक कर रहे हैं सारी दुनिया। आज उसके पर ओमिक्रॉन पर अध्ययन कर रही है और अध्ययन के आधार पर एक्सपर्ट लोग अपना ओपिनियन देंगे। बूस्टर डोज को लेकर भारत का सस्पेंस कायम है, लेकिन WHO ने एक तरह से बूस्टर डोज पर अपनी सहमति दे दी है। WHO ने साफ कहा है कि जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, यानी जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं या जिन्हें इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स लगवाई गई हैं, उन्हें बूस्टर डोज दी जानी चाहिए। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स का मतलब होता है ऐसी वैक्सीन्स जिन्हें कोविड वायरस को निष्क्रिय करने के लिए तैयार किया गया। भारत में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और चीन की सिनोवैक ऐसी ही इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स हैं, जिन्हें WHO ने मंजूरी दे रखी है। भारत के नजरिए से राहत की बात ये हो सकती है कि भारत में अब तक लगी 131 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज में सिर्फ 14 करोड़ से अधिक डोज ही कोवैक्सीन के हैं। लेकिन जब भारत समेत 57 देशों में फैल चुके ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे का अंदेशा बरकरार है, तब बूस्टर डोज पर जल्द फैसला लेने की जरूरत है। और WHO ओमिक्रॉन के मद्देनजर देशों को अपनी वैक्सीन नीतियां तैयार करने के लिए आगाह भी कर रहा है। कुछ पश्चिमी देशों में बूस्टर डोज लगाया जाना शुरू हो गया है। भारत की तुलना उन देशों से नहीं हो सकती, लेकिन मौजूदा कोरोना चुनौतियों के मद्देनजर सरकार को बूस्टर डोज पर उचित रणनीति तो जल्द से जल्द अपनानी ही पड़ेगी। आज तक ब्यूरो। और रुक करेंगे अगली खबर का। हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए 4 और एयरफोर्स अफसरों की पहचान कर ली गई है। CDS जनरल बिपिन रावत सहित हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी। जिन लोगों की पहचान अभी हुई है उनमें लैंस नायक विवेक कुमार, JW प्रदीप, JW दास, लैंस नायक साई तेजा शामिल हैं। सभी के शव आज परिजनों को सौंपे जाएंगे। तो आपको बता दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर में और अब जो खबर आ रही है, हेलीकॉप्टर हादसे में 6 अफसरों की पहचान अब हो गई है। देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी की अस्थियां आज गंगा में प्रवाहित की जाएंगी। कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। जनरल बिपिन रावत की बेटियों ने उनके अंतिम क्रियाकर्म की सभी रस्मों को निभाया है। आज सुबह जनरल रावत की दोनों बेटियां कृतिका और तारिणी उनकी अस्थियां चुनने के लिए शमशान घाट पहुंची और उसके बाद हरिद्वार के लिए रवाना हो गई। बेहद दुख की घड़ी न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए।